श्री देवेंद्र सिंह जी बिहार के रहने वाले हैं और काफ़ी लंबे अरसे से इन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई है और काफ़ी हद तक हिंदी साहित्य को समृद्ध इन्होंने किया है। और इन्हें इनकी रचनाओं के लिए, इनकी साहित्य सेवा के लिए मूल्यांकन करते हुए बनारसी पुरस्कार से सम्मानित किया है। भोजपुरी बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है। और आज हम इनके साथ उपस्थित हैं बातचीत के लिए। तो सर, आप कहानी, कविता, उपन्यास सभी विधाओं में समान रूप से आप लिखते रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है मन में आप उठता है कि आप किस विधा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? किसी विशेष कालखंड में कोई विधा क्या ज़्यादा महत्व उसको क्यों नहीं मिल पाती है, दिया जाता है? देखो, महत्वपूर्ण क्या है ये सवाल नहीं है। ये ठीक है कि जैसे सब लोग शुरू करते हैं, मैंने भी कविता से ही शुरू किया था, बाद में कथा में आया। बल्कि ये कहना चाहिए कि कविता और कथा दोनों में साथ साथ ही लिखता था, क्योंकि कविता सुनाने के अवसर आते थे तो कवि रूप में प्रकाश में आ गया पहले, और कथा प्रकाश में आई बहुत बाद में। तो ये कथाकार या जो रचनाकार है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो किस विधा का चयन करता है। मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने कविताएं भी लिखी हैं, अभी भी लिख रहा हूँ, और कथा साहित्य भी, यानी कहानी और उपन्यास। लेकिन जहाँ तक शिल्प सधने का या साधने का सवाल है, तो आज भी मुझे लगता है कि कविता का शिल्प मेरे पास नहीं है। मतलब उस तरह से सधा हुआ नहीं है जिस तरह से कि कथा साहित्य का शिल्प सधा हुआ है। और कॉन्फिडेंस कथा साहित्य में ज़्यादा, इसलिए जो मेरी जो रुचि है या मेरी जो अपनी विधा है, जो कि मैंने लगभग तय कर लिया है, वो है कथा साहित्य का, यानी कहानी और उपन्यास। अब जहाँ तक है कि महत्वपूर्ण होने का, तो इसके बारे में कुछ वो कहा नहीं जा सकता कि स्थायी विधा तो काव्य ही है, जो सनातन से एक ही विधा। हाँ, गद्य भी काव्य में ही लिखा जाता था, तो मूल, और इसीलिए सारे औजार भी कविता के ही अभी कथा साहित्य में भी उपयोग किए जा रहे हैं, आलोचना के सारे औजार। लेकिन होता क्या है कि जैसे जो आधुनिक काल है, इसमें कविता कमजोर पड़ने लगी, इसलिए कि जीवन का पैटर्न बदल गया। सामंतवाद से पूंजीवाद आ गया। सामंतवाद में महाकाव्य लिखने की परंपरा थी, लोग लिखते थे। इस काल में जो है सामंतकालीन प्रभाव धीरे धीरे घटता गया, इसलिए कामायनी वगैरह के बाद शायद महाकाव्य नहीं लिखा गया। और दूसरी तरफ है कि जीवन का जो पैटर्न बदला, पूंजीवादी पैटर्न आया, जिसमें जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है, वर्ग विभाजित समाज हो जाता है, तो उसमें जो है कि कथा साहित्य का इजाद हुआ। ऑफकोर्स पहले अंग्रेजी में हुआ या रशियन, फ्रेंच, इन भाषाओं में हुआ। लेकिन जो हिंदी का जहाँ तक सवाल है, तो कहानी या कथा कह सकते हो कि इधर कुछ दशकों से, यानी नई कहानी आंदोलन के समय से कहानी हावी हो गई है, ये केंद्रीय विधा बन गई है। यहाँ तुम कथा नहीं कह सकते हो, क्योंकि कहानी
उपन्यास उस हद तक नहीं, और कविता थोड़ा कमजोर पड़ती गई है। तो उसका कमजोर पड़ने का एक कारण यह भी हुआ कि कविता को धीरे धीरे लोगों ने इतना बौद्धिक और प्रयोगशील बना दिया कि आम लोगों की रुचि उससे, आम पाठकों की रुचि उसमें से कम होती चली गई। एक और बात हुई कि कविता को समझना कहानी और उपन्यास की तुलना में थोड़ा कठिन होता है। उसको मैं आगे ने कहा है कि कविता को समझने के लिए एक प्रशिक्षित पाठक वर्ग की जरूरत होती है। तो अब कोई ट्रेनिंग स्कूल खुले और प्रशिक्षण दिया जाए पाठकों को, ऐसा तो कोई प्रशिक्षण है नहीं यहाँ कोई। इसलिए कहानी कथा साहित्य जो है धीरे धीरे हावी होता गया। लेकिन जब लोगों ने कहा कि नहीं, कविता में ही कुछ कमी है, आगे तो ये कह रहा है कि प्रशिक्षण, ऐसा नहीं है, कविता में ही कुछ कमी। एक तो छंद को खत्म किया, जो लय जो थी, कविता गद्य की लय जो थी वो भी धीरे धीरे खत्म हुई। और अंत में जो कविता का जो दौर आया, उस दौर में इस तरह की कविताएं लिखी जाने लगी जो बिल्कुल अटपटी अर्थहीन थी। वो जो मंत्र है, साबर मंत्र कि अर्थ न जापू, उस तरह की कविता हो गई। नतीजा हुआ कि जो भी थोड़े बहुत पाठक थे वो खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद कविता फिर से उभरी उस स्थिति से, और उसको लोगों ने कविता की वापसी का नाम दिया। तो ये जो है मतलब वो ओवरलैपिंग दोनों का ये चलता रहता है कविता। लेकिन इधर कुछ दशकों से कहानी ही केंद्रीय विधा होती है। हाँ, केंद्रीय विधा है। लेकिन जहाँ तक महत्व का सवाल है, तो मैं अब भी मानता हूँ, एक कथाकार होने के बावजूद, इसके बावजूद कि मुझे लगता है कि मेरे पास कथा का ही शिल्प है, मैं यह मानता हूँ कि कविता विधा बहुत सशक्त विधा है। और उसमें जिस तरह से बातें कही जाती हैं, कम से कम शब्दों में जिस तरह से कविता में बात कही जाती है या कही जा सकती है, उस तरह से कहानी में और उपन्यास में नहीं कही जा सकती। तो अभी पिछले दिनों मतलब जो ये देखा जा रहा है कि लोग कहानियों को अलग अलग वर्गों में या खानों में बांट कर देखते हैं, तो प्रवृत्ति सी बनती जा रही है। जैसे गांव की कहानी है, आंचलिक कहानी है, शहरी कहानी है, मध्यवर्गीय चेतना पर आधारित कहानी है। आप इसे कहाँ तक उचित मानते हैं? ये एक सुविधा के लिए है, ये उचित अनुचित का सवाल नहीं है। जैसे हम पूरे इतिहास को कालखंडों में बांटते हैं, उसके बाद आधुनिक काल को हमने कई खंडों में मैंने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और कविता, ऐसे ऐसे करके हमने बांटा है। और फिर कहानी में अभी ये हुआ कि गांव की कहानी अलग करके, शहर की कहानी अलग करके। तो मूल रूप से तो कहानी ही होती है। उसको बांटने का मैंने औचित्य और अनौचित्य का ये प्रश्न ही नहीं है। ये लोग सुविधा के लिए ये करते हैं कि कुछ लोग हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के कथाकार हैं, उसको उस रूप में लोग सुविधा के लिए करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि उसमें मान लो अगर एक लेख में तुम ऐसा नहीं भी बांटो, एक ही लेख में तुम करोगे, मान लो बिहार के सारे कथाकार कहानीकार क्या लिख रहे हैं, तो उसमें भी तुमको ये उप शीर्षक देके बताना पड़ेगा कि कुछ लोग हैं जो कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो ग्रामीण कहानियाँ लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो शहरी पृष्ठभूमि की कहानियाँ लिखते हैं, मध्य वर्ग की कहानियाँ लिखते हैं, कुछ लोग हैं जो आदिवासियों की कथा लिखते हैं, कुछ हैं जो दलितों की कथा लिखते हैं, कुछ जो स्त्रियों की कथा लिखते हैं। तो ये खाने तो स्वाभाविक बन ही जाते हैं। इसलिए इसको उस दृष्टि से देखा ही नहीं जाना चाहिए कि यह उचित है कि अनुचित है, सो नहीं। यह एक सुविधा के लिए है और मुझे लगता है कि जरूरी भी है। इस तरह मतलब विश्लेषण करने में, विवेचन करने में, समझने में और समझाने में, पाठकों को समझाने में, छात्रों को समझाने के लिए ये लगता है कि शायद अनिवार्य जरूरी है। लेखन तो शुद्ध रूप से कहा जाए कि चाहे कुछ भी हो, कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो, नाटक हो, साहित्य कोई भी विधा हो, तो वो संवेदना पर आधारित होती है ज़्यादातर, क्योंकि जीवन जो है वो संवेदना पर ही निर्भर करती है। मनुष्य संवेदनशील है। लेकिन ऐसा ये होता है कि लेखन पर
जैसा कि देखा जा रहा है कि विचारधारा का भी प्रभाव पड़ता है। ये लेखन पर विचारधारा का प्रभाव कितना होना चाहिए? क्या विशुद्ध विचारधारा का प्रभाव हो या थोड़ी विचारधारा हो और अधिक संवेदना हो, या बिल्कुल नहीं होना चाहिए विचारधारा? देखो, ये इसमें दो बातें इसमें आ गई हैं। एक तो संवेदना, दूसरा विचारधारा। विचार या विचारधारा दोनों दो चीजें हैं। मैं पहले संवेदना, ये संवेदना के बारे में शैलेश मटियानी ने बहुत अच्छे से एक भाषण में समझाया। मैं वही बात बता देता हूँ, संवेदना का महत्व समझ में आए। वो कहते हैं कि जैसे कि रोटी बनाने के लिए औरतें आटा गूंदती हैं, तो आटा गूंदने के लिए उसमें पानी दिया जाता है। तो पानी का मिकदार क्या होगा, ये औरतें अच्छी तरह से जानती हैं। जो नहीं जानती हैं वो गड़बड़ाती हैं। अगर पानी ज़्यादा पड़ जाएगा तो आटा गीला हो जाएगा, रोटी नहीं ठीक से बनेगी। अगर कम पड़ेगा तो आटा सूखा रह जाएगा, रोटी फटेगी। तो संवेदना का मिकदार वही आटा में, जैसे रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने में जो पानी का महत्व है, ये जो ये उपयोग में है, वही ये संवेदना का है। इसलिए कहानी में या कथा में या कविता में, साहित्य की हर विधा भी या नाटक हो, हर विधा में संवेदना तो एक मूल जरूरी घटक है, हाँ, या तत्व है उसका। इसलिए संवेदना तो हो ही। लेकिन जैसे पानी ज़्यादा पड़ गया तो गीला हो गया, तो अगर संवेदना तुम ज़्यादा भावुकता दिखा दे मार्मिक बनाने के लिए, तो अविगलित भावुकता हो जाएगी। अगर उस संवेदना को तुमने उसका मिकदार कम कर दिया तो बौद्धिकता हावी हो जाएगी रचना पर। जी। हाँ, और ये दूसरा जो है विचारधारा का, तो देखो, विचारधारा विवादास्पद टर्म है। इसका जो अर्थ अगर माना जाएगा, जो चलन में है, वह अर्थ होता है मार्क्सवादी विचारधारा। इसमें मार्क्सवादी जो है उसी अर्थ में छिपा हुआ है उसी अर्थ में। तो हम उसको विचारधारा और दर्शन इसके पचड़े में नहीं पड़े साहित्य में। जो मेरा जो अपना जो मतलब रूप है, जो मैं करता हूँ, मैं इसको नजरिया या दृष्टि के रूप में लेता हूँ कि हर लेखक को ये तय करना पड़ता है कि वह किसके लिए लिखता है, या तय करना पड़ता है कि किसके पक्ष में है, जनता के पक्ष में। ये जो मतलब कि जो संघर्ष कर रहे हैं जीवन में, जो गरीब हैं, दलित हैं, उपेक्षित हैं, और जो कि इन लोगों को दलित बनाए हुए हैं, शोषित बनाए हुए हैं, उनके पक्ष में जाए कि इनके पक्ष में जाए। तो इस तरह से अगर उसको हो तो करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से कि बगैर दृष्टि या नजरिया के मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रचना संभव है। इसलिए बहुत लोग जो कहते हैं कि राजनीति निरपेक्ष साहित्य की जो बात करते हैं वो बकवास करते हैं। यह भी मैंने ये मुमकिन ही नहीं है। जो ऐसा कहते हैं वो एक खास तरह की राजनीति का विरोध करते हैं और एक दूसरी तरह की राजनीति को उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। यही कहते हैं विचार का, विचारधारा का या दृष्टि का, नजरिया का होना लेखक के पास बिल्कुल जरूरी है। जिस अभी जो नौजवानों पर जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये सरोकार विहीन पीढ़ी है या ये शिल्प हावी हो रहा है, तो उसका वहाँ वही है कि इन नए लेखकों में भी जिसके पास नजरिया है, दृष्टि है, जिसकी दृष्टि साफ है, उसके पास कंटेंट है। जिसकी दृष्टि साफ नहीं है वो शिल्प में भटकते हैं। तो दृष्टि ही है जो तुमको वो सही रास्ते पर ले जाए। तुम किस दृष्टि से चीज़ों को देखते हो, कहाँ से कहानी को या जीवन को देखते हो, समाज को देखते हो या और चीज़ों को देखते हो। इसीलिए जो विचारधारा कहो, विचार कहो, दृष्टि कहो, नजरिया कहो, उसका होना जरूरी होता है। हाँ, उसका भी मिकदार, कि ऐसा नहीं हो कि वो लगे जैसे कि हम कहानी नहीं लिख रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं एक विचार का। अगर वो है तो कहानी, रचना को पहले रचना हो, कहानी अगर है तो पहले कहानी हो, कविता है तो पहले वो कविता हो। कहानी कला, कविता कला, उपन्यास कला पर वो खरी उतरे रचना, उसके बाद ही वो करे। जैसे प्रेमचंद, उदाहरण के लिए हम एक लेते हैं प्रेमचंद का।
प्रेमचंद कहीं भी नजर नहीं आएंगे तुमको कि उनका विचार क्या है अपना लेखक के रूप में। उनके अपने पात्रों के विचार हैं, उनका ही विचार इस तरह से बढ़ता है पात्रों में कि खुद प्रेमचंद को खोजना मुश्किल हो जाता है। जो उनकी जो अच्छी रचनाएं हैं, और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, उस विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही जो दृष्टि उनकी बिल्कुल साफ है, वो किसके लिए लिखना है और क्या लिखना है, वह अनिवार्य है। वह नहीं होना लेखक और लेखन दोनों के लिए घातक है। नहीं, लेकिन यहाँ पर जो विचारधारा का जो प्रभाव है, जैसे शुरू में ही आपने कहा कि मार्क्सवाद या गांधीवाद, तो इस तरह की जो विचारधारा है उसका कितना प्रभाव होना चाहिए? मतलब बहुत सारे लोग का प्रभाव नहीं, मतलब मिकदार होना चाहिए, मिकदार किस हद तक होना चाहिए, कितना होना या बिल्कुल नहीं होना चाहिए? वो होना चाहिए वही नमक बराबर। या जैसे शरबत में जैसे मिठास डालते हो तुम, दाल में और सब्जी में नमक डालते हो, तो अगर विचारधारा ज्यादा हो जाएगी तो सब्जी जहर हो जाएगी, दाल जहर हो जाएगी। अगर कम होगा तो फीकी लगेगी। तो इसलिए उसका वही बस वही नमक बराबर, और शरबत में जैसे मिठास चीनी बराबर, वही होना चाहिए। हाँ, वही होना चाहिए। ये मिकदार जैसे संवेदना में जरूरी है उसका मिकदार, वैसे ही विचार में भी उसका बहुत जरूरी है। वो दिखना नहीं चाहिए ये कोई विचार लाद रहा है, जैसे ही वो दिखेगा रचना कमजोर होगी। रूप और वस्तु, इसमें से आप किसको, वही जो आप बोल रहे थे, बता रहे थे, उसमें आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसको मानते हैं? पिछले दिनों जो कहानियाँ आ रही हैं, जो नई पीढ़ी जो कहानियों की जो तैयार हो रही है, उसमें रूप की ही प्रधानता ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो शिल्प जिसको आप कह रहे हैं, वस्तु थोड़ा गौण होता जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, रूप माने और वस्तु, यानी शिल्प और जो कंटेंट है वस्तु, तो बगैर, पहले में आपने कुछ कहा है। हाँ, बगैर कंटेंट के रचना कमजोर होगी या नहीं होगी, मुकम्मल नहीं होगी। तो उसमें जरा से रोको तो